नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द आइसोमर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स कितनी तरह के होते हैं और देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द स्टीरियो आइसोमर्स। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने जो हमारी लास्ट स्लाइड हमने डिस्कस करी थी दैट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। जो वाइब्रेट करती है सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, उसे हम पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ एक होती है। जैसे नॉर्मल लाइट ऑल डायरेक्शन के अंदर, सभी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करती है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है हमारे पास, दैट ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में मूव करती है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती क्या है, कैसे हैं, उसके लिए हम पोलैरीमीटर यूज़ करते हैं। ओके, पोलैरीमीटर हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन दी नॉर्मल लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म, और पोलराइजर से जब पास करती है दैट ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। जब एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती है और वो पास होती है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर, देन इट रोटेट, अपने प्लेन से रोटेट हो जाती है। प्लेन से रोटेट होने का मतलब अगर वो किसी एक डायरेक्शन में, इट मीन्स किसी एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो रोटेट हो जाती है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिविटी, व्हाट आर द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकली एक्टिविटी? सच सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिविटी। जैसे कि हमने लिखा हुआ है व्हाट आर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या है? जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, वो चाहे पॉजिटिव की तरफ करे या नेगेटिव की तरफ करे। पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट की तरफ या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं लीवो रोटेटरी। एंड द इंस्ट्रूमेंट, एंगल को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड पोलैरीमीटर। भाई किस एंगल से रोटेट हुई है कोई भी लाइट, उसको हम किस एंगल, किससे माप करते हैं? इंस्ट्रूमेंट, दैट आर कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर इट मीन्स दो तरीके से काम आता है। एक तो नॉर्मल लाइट को पोलराइज बनाने के अंदर, और किस एंगल से रोटेट कर रही है उस एंगल को मापने के लिए भी हम पोलैरीमीटर का यूज करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है फैक्टर, किस एंगल से रोटेट होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जांपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस कर रही है कंपाउंड के साथ, ठीक है, कंपाउंड में से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से पास कर रही है, जो किस एंगल से रोटेट होगी वो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर हैं हमारे पास जिसके ऊपर रोटेशन ऑफ, एंगल ऑफ रोटेशन है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? दैट आर नेचर ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर कैसा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है और कितना ऑप्टिकली एक्टिव है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड जो है हमारे पास दैट इज लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम थ्रू विच लाइट पास। लेंथ ऑफ का मतलब है कि भाई जिसके अंदर पोलैरीमीटर ट्यूब होती है, पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को फिलअप किया होता है, उसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछली स्लाइड के अंदर देखो, दैट इज पोलैरीमीटर ट्यूब कंटेनिंग, जो हमने ये लिखा हुआ है जो ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, इसके ऊपर भी एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है।
जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस फिलअप होता है, उसकी लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि हम शुगर लेते हैं, केन शुगर या फिर अनदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी वाटर या फिर अनदर सॉल्वेंट, जो हम मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में हम लेते हैं दैट आर सोल्यूट। उनको मिला के जो मिक्सचर बनता है वो सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है। एंड फिफ्थ इंच वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, हम कितनी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन है जो वो डिपेंड करता है। भाई कितने एंगल से कोई पोलराइज लाइट कितनी एंगल से रोटेट होगी, इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। चाहे वो हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल 5 डिग्री से रोटेट होगी हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर -5 डिग्री से रोटेट हुई हो, दैट डजंट मैटर। वो रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और फैक्टर कितने एंगल पे वो रोटेट हुई है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जिसके अंदर हमने फिलअप किया हुआ है लिक्विड, उसकी लेंथ कितनी है। थर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है। एंड फिफ्थ इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। स्पेसिफिक का मतलब है कि एक हमने स्पेसिफिक लेंथ ली है और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ली है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की। स्पेसिफिक का मतलब एक फिक्स लेंथ की ट्यूब ली है और फिक्स कंसंट्रेशन की हमने सॉल्यूशन लिया है। वो फिक्स लेंथ और फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी रोटेशन है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अगर हम इसको दूसरे वर्डों में लिखना चाहें, स्पेसिफिक रोटेशन रेफर टू द ऑब्जर्व रोटेशन फॉर अ सैंपल इन अ ट्यूब 1.0 डेसीमीटर इन लेंथ। इट मीन्स सैंपल ऑफ सॉल्यूशन से जो रोटेशन हमें मिलेगी कितनी लेंथ की ट्यूब के अंदर 1.0 डेसीमीटर, एंड द कंसंट्रेशन कितनी है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर के अंदर हमने फिलअप किया हुआ है, वो जितनी रोटेशन दिखाएगा, हो सकता है 5 डिग्री 10 डिग्री 25 डिग्री, कितनी रोटेशन दिखाता है। एक 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन इन 1 डेसीमीटर लेंथ की ट्यूब के अंदर हमने फिलअप किया हुआ है, वो कितनी रोटेशन दिखाता है, दैट आर कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया है डिग्री ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देखो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक के अंदर हमने प्लस लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है और दूसरे के अंदर हमने माइनस लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, माइनस लैक्टिक एसिड। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये यहाँ पे देखो कंपाउंड सेम है, दोनों कंपाउंड सेम है, लेकिन एक की कन्फिग्रेशन S है और दूसरे की R है। कन्फिग्रेशन क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। भाई आर कन्फिग्रेशन क्या होती है, आर और एस कन्फिग्रेशन क्या होती है। अब तक जो आपने पढ़ा है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर अगर आप इसको दूसरे वर्डों में लिखना चाहे, प्लस मीन्स डेक्स्टो रोटेटरी, माइनस मीन्स लीवो रोटेटरी।
और स्पेसिफिक रोटेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन बाय, हम अल्फा ब्रैकेट के अंदर टी और लैम्डा लिखते हैं, वेयर अल्फा क्या है? एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन होती है अल्फा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्यूब मल्टीप्लाई बाय डी। डी इज लेंथ, सॉरी टी इज डेंसिटी ऑफ द सैंपल, एल क्या है? पाथ लेंथ ऑफ सैंपल। इनका मतलब डेसीमीटर के अंदर जो हमने लिया था उसके अंदर दैट इज डिनोटेड बाय एल, उसको हम एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मे बी डिफाइंड एज प्लेन लाइन और पॉइंट with respect to which this structure possesses a definite symmetry। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है, उनके अंदर आइदर प्लेन लाइन, यानी कि अगर हम कोई प्लेन उसके अंदर से पास करते हैं, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच दिस स्ट्रक्चर पोसेसिस आ डेफिनेट सिमेट्री। प्लेन और पॉइंट के विद रिस्पेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर में अंदर जो डेफिनेट सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये है एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मे बी डिफाइंड एज प्लेन लाइन और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच दिस स्ट्रक्चर पोसेसिस आ डेफिनेट सिमेट्री। प्लेन लाइन और पॉइंट के रिस्पेक्ट के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई डेफिनेट सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तीन तरह की सिमेट्री होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो इनके नेम से ही इंडिकेशन होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है किसी स्ट्रक्चर या किसी कंपाउंड में से प्लेन पास करने पर दैट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, दो हाफ में इक्वल डिवाइड हो जाता है प्लेन पास करने पर, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसको भाग्य देखो, व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? इट इज इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर विच डिवाइड द ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर इनटू टू हाफ सच दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। इसका मतलब ये है कि भाई एक इमेजिनरी प्लेन पासिंग करने पर किसी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर में से अगर वो उसको डिवाइड कर दे दो इक्वल हाफ का मतलब वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर, देन इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक बिकर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक बिकर लिखा है हमने, उसमें से कोई हमने प्लेन पास करी। अब आप देखो प्लेन डिवाइड कर रहा है बिकर को दो इक्वल हाफ में। कैसे? अगर आप एक मिरर रख के देखो, वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर, या फिर दूसरे वर्ड में अगर कहें वह टू इक्वल हाफ। एक प्लेन पास करने से अगर कोई स्ट्रक्चर और कोई ऑब्जेक्ट दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर हम कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और किसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, अब यहाँ पे देखो जो डार्क लाइन के साथ अटैच हुए हैं दो हाइड्रोजन एटम दैट आर इन अनदर प्लेन, और जो हमारे पास लाइनिंग के अंदर ऑब्जेक्ट हैं या फिर एटम है या मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH3 है, कार्बन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर इन वन प्लेन एंड हाइड्रोजन टू अदर हाइड्रोजन इन अनदर प्लेन। जब आप इसके बीच में से प्लेन पास करोगे, जो प्लेन आप पास करोगे वो प्लेन इंक्लूड कर लेगी CH3, C और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। वो दोनों को इंक्लूड कर लिया है, वो तो प्लेन के अंदर आ गए। इसका मतलब प्लेन पासिंग करने से
एक हाइड्रोजन इस तरफ रह गया, एक हाइड्रोजन इस तरफ रह गया, इसका मतलब वन हाइड्रोजन इज मिरर इमेज ऑफ अदर, इट मीन्स दैट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके अंदर क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, प्लेन पास करने के बाद अगर कंपाउंड दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप कहोगे कि भाई अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेन पास करते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेन नहीं पास कर रहे हम, हॉरिजॉन्टली प्लेन पास करने पे इक्वल हाफ में नहीं कन्वर्ट हो जाता, हम वर्टिकली ले रहे हैं प्लेन, जिसके अंदर, जिस प्लेन के अंदर CH3 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी के सभी इंक्लूड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम और वे में समझे, द प्लेन ऑफ सिमेट्री में बी शोन सिंपली विद द हेल्प ऑफ थ्री डिमेंशनल फॉर्मूला। थ्री डिमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें, मॉलिक्यूल है हमारे पास 2,3, हेयर नॉट अ 2,2, हेयर 2,3, यहाँ 2,3 है, 2,3 ट्राइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 ट्राइब्रोमोब्यूटेन। उसके अंदर अगर हम प्लेन पास करते हैं, अब प्लेन पास करने पे एक कार्बन इस तरफ, दूसरा कार्बन उस तरफ, एक ब्रोमीन है, एक इधर ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है जो बिलो द प्लेन है। इन द सिमिलर मैनर हेयर इज आल्सो हाइड्रोजन, वन CH3 हेयर एंड अनदर CH3 हेयर, इट मीन्स इक्वल हाफ के अंदर प्लेन इसको डिवाइड कर देती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब 2,3 डाइब्रोमो, यहाँ मिस्टेक से है, देयर इज 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखो, HCBr एक तरफ है और उसके सेम बीच में से जब हम प्लेन पास कर देते हैं, दैट डिवाइड इनटू इक्वल टू हाफ, टू हाफ के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है या डिवाइड कर देता है, उसको हम बोल देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट आर कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम नॉन प्लेनैरिटी की बात करें, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन हैंड इज द परफेक्ट, ह्यूमन हैंड इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ह्यूमन हैंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर से कोई प्लेन पास करो इस हाथ के अंदर से, तो वो हाथ को इक्वल डिवाइड में, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करती प्लेन। जब इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करती तो मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरीके से और भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे हमने एग्जांपल लिए वो है 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, एलेनाइन आर द सम एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं है जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। का मतलब है प्लेन पास करने के बाद उस मॉलिक्यूल में से वो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होता। जब इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होता मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इक्वल हाफ कोई प्लेन पास करने पर इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाए, दैट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरीके से 3 एग्जांपल हैं हमारे पास। लैक्टिक एसिड, फर्स्ट जो फिगर है हमारे पास लैक्टिक एसिड, इसके अंदर अगर आप प्लेन पास करो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। जब इन बीच में से आप प्लेन पास करोगे, प्लेन कंटेन जो HCOH है ये तो प्लेन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये इक्वल हाफ में फिर भी नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। जब ये दोनों इक्वल होते अगर, तब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब डिफरेंट है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इन दी सिमिलर मैनर 2-क्लोरोब्यूटेन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और एलेनाइन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? इट इज इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल। ये एक
सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि भाई मॉलिक्यूल के बीच के अंदर एक ऐसा सेंटर जहां से हम अपोजिट चले अगर, तो वहां सेम एटम हमें मिलने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीनिंग क्या है इसका मतलब, भाई कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया, चाहे कोई भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं, एक इमेजिनरी पॉइंट उसके अंदर हम ऐसा लें जिसके अपोजिट चलने पर, उस पॉइंट से हमें अपोजिट चलने पर इक्वल एटम मिले। इक्वल एटम अगर हमें मिलते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अगर इक्वल एटम नहीं मिलते तो मतलब उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब जैसे कि मैंने एरो से दिखाया हुआ है, दैट आर सेंटर है यहाँ पे एक, यहाँ से अगर आप अपोजिट चलो, अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो CH3 है, जितना डिस्टेंस हम यहाँ कवर करते हैं उतने डिस्टेंस पे CH3 है, उतने ही डिस्टेंस पे नीचे सेम मॉलिक्यूल है मिथाइल ग्रुप। अगर नीचे की तरफ आप चलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाते हैं, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टेंस है उतना ही ऊपर की तरफ जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो सेम मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, मतलब सेम अगर मिले तो इसका मतलब उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर सेम नहीं मिले तब उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इसके अंदर हमने लिखा भी हुआ है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल एट विच ऑल द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इडेंटिकल पॉइंट इन द मॉलिक्यूल क्रॉस ईच अदर। इडेंटिकल पॉइंट मतलब मिलना चाहिए, इडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलना चाहिए या फिर इडेंटिकल पॉइंट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। द नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, भाई कोई एक एक्सिस हमने पास करवानी है, या फिर आप सिंपल वे में कहो हमने रोटेट करना है मॉलिक्यूल को। अगर रोटेट करने के बाद सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता है तब उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अब रोटेट फॉर एग्जांपल, अगर हमें 360 डिग्री पे रोटेट करने पे कोई सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता है तो उसके अंदर मतलब C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब उसके अंदर कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, C1। अगर हमें 180 डिग्री रोटेट करने पे सेम मॉलिक्यूल मिलता है, अगर 180 डिग्री हमने रोटेट किया किसी मॉलिक्यूल को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के 180 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया और 180 डिग्री रोटेट करने पे हमें सिमिलर मॉलिक्यूल मिल गया, तो इसका मतलब है उसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से अगर हमने 90 डिग्री रोटेट करने पे कोई सिमिलर मॉलिक्यूल बना तो उसके अंदर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका एग्जांपल हम लेंगे। अब आप देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, दैट इज 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, ट्रांस-1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन हमारे पास कंपाउंड है। इसके अंदर हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई हुई है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अराउंड हमने रोटेट किया है मॉलिक्यूल को, जो इस तरफ एक तरफ ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेट करने पे वो बाद में अबव द प्लेन चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये 3 बार रोटेट करने पे, इसका मतलब 360/3 120 डिग्री रोटेट करने पे अगर कोई हमें सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता तो इसका मतलब उसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती। अगर हमें 90 डिग्री पे रोटेट करने पे सिमिलर मॉलिक्यूल मिलता तो उसके अंदर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती। ओके, उसको हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मोलिकुलर कायरलिटी, कायरल एंड ए कायरल स्ट्रक्चर्स। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कायरल एंड ए कायरल स्ट्रक्चर।
क्या होते हैं? अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कायरल इफ इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. सच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर को हम कायरल तब कहते हैं जब वो इट मीन्स इफ इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने सब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसकी मिरर इमेज ली, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक दे, ढकने का मतलब ये नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करना, जैसा ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज उठा के उसके दूसरे के ऊपर रख देना है. अगर वो पूरी तरह से उसको ढक देता है तब दैट आर कॉल्ड ए कायरल. अगर नहीं ढकता तब उसको हम बोल देते हैं कायरल और डिसमेट्रिक. दो अलग अलग वर्ड हैं. अगर वो नहीं ढकता, सुपर इम्पोज नहीं करता, यानी कि पूरी तरह से उसके फिट नहीं आता ऊपर, तब तो हम उसको बोल देते हैं कायरल और डिसमेट्रिक. अगर वो उसको ढक दे और दैट बिकम ए कायरल एंड ए कायरल एंड सिमेट्रिक, तब उसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. तो क्या होता है कायरल? स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल, उसको हम कायरल कहेंगे इफ इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. सच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव आइदर अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. ना तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना ही उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी. तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज ह्यूमन हैंड. हमारा हाथ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. कैसे है इसका एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने हाथ को एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसकी मिरर इमेज मैंने शो की हुई है. अगर ऑब्जेक्ट को बिना रोटेट करें ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रख दें तो वो अपने आप को सुपर इम्पोज नहीं करता अपनी मिरर इमेज को. जब सुपर इम्पोज नहीं करता इट मीन्स दैट आर कायरल स्ट्रक्चर. उसको हम क्या बोल देते हैं? कायरल स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास देखो, इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज. बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज 2-chlorobutane, lactic acid are known to be chiral structure as they are not superimposable on its mirror image. वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते. अगर सुपर इम्पोज हो जाए तब तो वो ए कायरल हैं. अगर इम्पोज नहीं होते दैट आर कायरल, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल. जैसे सबसे पहले इमेज में हमने लिखा हुआ है 2-chlorobutane. 2-chlorobutane का हमने स्ट्रक्चर बनाया और उसकी मिरर इमेज ली, तो मिरर इमेज इसकी उल्टी है. अगर इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखा जाए तब ये इसको पूरी तरह से नहीं ढकता या फिर सुपर इम्पोज नहीं करता, इसीलिए इट इज़ कायरल मॉलिक्यूल. इन द सिमिलर मैनर लैक्टिक एसिड इज आल्सो कायरल. दिस सब्सटेंस हैविंग कायरल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी पोसेसिस प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी. जो कायरल स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर कायरलिटी की प्रॉपर्टी होती है. और कायरलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? कायरलिटी की प्रॉपर्टी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर. ऐसा नहीं है भाई उसके किसी पार्ट के ऊपर कायरलिटी है और किसी के ऊपर नहीं है. इसको आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हमने समझना है, अब यहाँ पे देखो, जो कायरल मॉलिक्यूल हमने लिखा हुआ है 2-chlorobutane. 2-chlorobutane एक जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मीन्स बिलो द प्लेन. ये जो डार्क लाइन है इट मीन्स इट इज अबव द प्लेन. और जो हमारे पास सिंपल बॉन्ड है, सिंपल लाइन है, इट मीन्स दैट आर इन प्लेन. वो प्लेन के अंदर है. डॉटेड लाइन दैट इज बिलो द प्लेन
जो कम्प्लीटली डार्क है इट मीन्स अबाउट द प्लेन, हमारी तरफ है। अब देखो इसका कुछ पार्ट तो ढक देगा इसको, लेकिन बाकी का पार्ट नहीं देगा। और कायरलिटी का क्या मतलब है? कायरलिटी का मतलब ये होता है कि भी कायरलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, किसी पार्ट के ऊपर नहीं लगेगी वो। Therefore, it is that are called chiral compound. The next is achiral structure. achiral structure किसे बोलते हैं? A structure or object which has plane of symmetry, जिसके अंदर plane of symmetry हो और सुपर इम्पोज हो जाए अपनी मिरर इमेज के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं? achiral। इसका मतलब अगर आप देखो एक ऑब्जेक्ट हमने A लिया हुआ है, उसकी मिरर इमेज क्या है? A ही है। अब ए को पूरी तरह से ढक देता है, ए है जो उसकी मिरर इमेज भी सेम है। ए को आप ऐसे ही उठा के ए के ऊपर रख सकते हो, इसका मतलब वो पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर रहा है अपनी मिरर इमेज को। जब वो पूरी तरह से अपनी इमेज को सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज करने का मतलब है उसको ढक रहा है पूरी तरीके से। देयरफॉर दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड achiral स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? achiral स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक प्लेन पास करने पे वो स्ट्रक्चर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड achiral स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आप देखो हमने दो तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोलिक्यूल हैविंग achiral स्ट्रक्चर एट दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन दी देयर रिस्पेक्टिव इमेज। अब देखो मीथेन है, कार्बन के ऊपर चारों के चारों हाइड्रोजन एटम है, कोई भी डिफरेंट एटम नहीं है। ओके, तो ये एक अपनी मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक देता है, पूरी तरीके से ये ढक देता है। ढकने का मतलब है हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर इस हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर हर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। उसको हम बोल देते हैं achiral। ठीक है। अब इसी तरीके से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया है। 2 क्लोरोप्रोपेन भी एक दूसरे को ढक देता है अपनी मिरर इमेज को। ढकने का मतलब ये है भी मिथाइल के ऊपर मिथाइल, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन। लेकिन जब आप achiral की बात करते हो, अब यहाँ पे आप देखो achiral की जब हम बात करते हैं, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ जाता है। मिथाइल के ऊपर मिथाइल, क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढकते, इसलिए achiral है ये। लेकिन जब हम achiral की बात करते हैं, जब हम achiral की बात करते हैं, सेम मॉलिक्यूल सेम दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड achiral स्ट्रक्चर और achiral मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट इज कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। कायरल सेंटर और कायरल कार्बन किसको हम बोलते हैं? जब कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप के साथ अटैच हों, उनको हम बोल देते हैं कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। अब यहाँ पे देखो, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप आर कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर कोई कार्बन किसी 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच हो, वो 4 अलग अलग ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकते हैं, OH हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन होना अलग चाहिए। अगर कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब दैट आर कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन उसको हम बोल देते हैं, और उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार कार्बन के ऊपर, कायरल कार्बन के ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। द कंपाउंड दैट कंटेन कायरल कार्बन, जिस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होता है वो दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि वो एक दूसरे की
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, 4 डिफरेंट ग्रुप हमने अटैच करे हैं और उनकी हमने मिरर इमेज ली है। जब हम मिरर इमेज लेते हैं तो अब यहाँ पे आप देखो डी बी के ऊपर आ जाता है, सी के ऊपर सी आ जाता है, बी डी के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब अपने पूरी तरीके से नहीं ढकता। जब पूरी तरीके से ढकेगा दैट आर कॉल्ड अकायरल। उसके लिए अपन एग्जाम्पल हम और लेते हैं। फॉर सम मॉलिक्यूल मिरर इमेज डिफरेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमने लैक्टिक एसिड लिया है, ये देखो 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हैं कार्बन के साथ। एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब एक तरह से 4 अलग अलग ग्रुप उसके साथ अटैच हैं। जब 4 अलग अलग ग्रुप है इसका मतलब जो सेंटर का कार्बन है दैट इज कायरल कार्बन। जब हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो जब इसको उठा के हम इसकी मिरर इमेज पे रखते हैं दैट डू नॉट सुपर इम्पोज, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। जब सुपर इम्पोज नहीं करते तो मतलब दैट आर कायरल इन नेचर। तो नेक्स्ट टाइम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो कायरल कार्बन होता है जिनके अंदर और सुपर इम्पोज नहीं करते दैट कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उन कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। द नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब कायरल कार्बन कौन सा है? जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। जब हमने इसकी मिरर इमेज लेते हैं हम इसकी, देन डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट सेल्फ। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे की। देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जहाँ भी कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच होगा उसके दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल कंपाउंड होगा। इसी तरीके से हमारे पास अनदर एग्जांपल है ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल के पास भी एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप उसके साथ अटैच है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अनदर एग्जांपल हमारे पास 1-क्लोरो-3 मिथाइल पेंटेन। 4 जब अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच हों किसी के साथ तब हम उसको क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बिकॉज दैट कंटेन डिफरेंट ग्रुप अटैच विद कार्बन।